नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं, मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जयपुर से एकलव्य सिंह। एकलव्य, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। हुआ क्या है, हर कोई नारेबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर से लेकर के संसद तक, दोनों सदनों में हंगामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज विधानसभा बैठी उत्तर प्रदेश की, वहां भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, वो सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी जब उन्होंने हल्ला करना शुरू किया और दान चोरी का मुद्दा उठाया, तो स्पीकर ने पूछ लिया शाहिद मंजूर से कि तुम कब से राम मंदिर के समर्थक हो गए और तुमने कितना चंदा दिया था। तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं। आपके जयपुर में भी कल बड़ा जमावड़ा दिखाई दिया था, वीडियोज वगैरह जारी हुए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज तो अरविंद केजरीवाल जो है वो सड़कों पर उतर पड़े हैं। हो क्या रहा है ये, सड़क की राजनीति शुरू हो गई क्या फिर से देश में? सर, अरविंद केजरीवाल जी पे तो आएंगे अपन। वो तो उनका नाम ही सड़जी है, तो वो सड़क पे ही रहेंगे। और मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता ने तो उन्हें पहले ही सड़क पे ला दिया था। और मुझे लगता है कि उनको आभास तो हो ही चुका है कि पंजाब में भी उनकी जो दुर्गति होने वाली है, तो वो पूरी तरह से जनता उनको सड़क पे फेंकने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है सर कि एक बात इस कॉन्टेक्स्ट में कह देता हूँ कि इन्होंने हमें तो देखा ही है ना सर, हमने कि ये जो इन लोगों का बैकग्राउंड था सीजेपी के प्रोटेस्टर्स का, वो तो जो इनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जो इनके स्पोक्स पर्सन्स थे, वो तो एक्स आम आदमी पार्टी के ही हैं। अब सर, जब ये आंदोलन ने जो भी थोड़ी बहुत अपनी पकड़ बनाई, तो ये तो सर जैसे अंत में जिस तरह से जंतर मंतर जाने लगे थे, लेकिन उसके बाद से राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो सड़क पे लेट गए, तो एक तरह से कम जो उसका पॉलिटिकल पार्ट था उसकी महफिल तो वो लूट गए। चर्चा पूरे देश में मीडिया में उसकी होने लगी। और तो सर मुझे लगता है कि शायद उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री के निवास के बाहर जब तक सड़क पे नहीं लेटेंगे तब तक सड़जी को लोग पहचान देंगे नहीं। तो इनकी तो कुल मिला के ये बात है सर। सर हमारे जयपुर में तो सर ये था कि कल यूजीसी को लेके सर प्रोटेस्ट चल रहा था सर। और एक यहाँ पे करणी सेना करके है सर। अ, अब करणी सेना का ये है सर कि थोड़ा सा अ, मतलब कह सकते हैं कि पुराना ऑर्गेनाइजेशन है सर। इसके जो संस्थापक थे लोकेंद्र सिंह कालवी, वो अब रहे नहीं। तो थोड़ा सा ये बीच में डायरेक्शनलेस ऑफ कोर्स था। लेकिन जो इसके अभी जो इसका नेतृत्व करते हैं महिपाल सिंह मकराना, मैं ये तो कतई नहीं कहूंगा सर कि वो कोई एंटी मोदी व्यक्ति है। लेकिन सर एक है कि जो एक सामान्य वर्ग या जिसे स्वर्ण समाज लोग कहते हैं, तो उसकी जो पॉलिटिक्स है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का जो एक रहते हैं कंपल्शंस, मुझे लगता है कि उसको लेके ये हुआ सर। और एक पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके है सर ये मामला, यूजीसी को लेके, मोदी के अगेंस्ट नहीं है ये एज सच। और अभी क्या है सर कि देखिए, राजस्थान में 2-3 महीने में ही जो पंचायत और निकाय के चुनाव भी हैं सर, नगर निगम वगैरह के, तो उसके लिए भी सर एक माहौल बनता है और इस तरह की चीजें होती हैं। और उनने कल जो वो जो सभा करी, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बात करी कि बीजेपी को एक मैसेजिंग इसमें देना जरूरी है, और कसम वसम खिलवा रहे थे कि बीजेपी को वोट मत देना। तो आपने देखा सर, जैसे कि बांकीपुर और दतिया में भी हुआ, तो ये मुझे लगता है कि कुछ मोमेंट्स होते हैं जब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली अपना एंगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि भाई आपकी इस पॉलिसी से हम खुश नहीं है। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो देखेंगे हम हमें क्या करना है, लेकिन एक हम आपको मैसेज जरूर देंगे कि भाई हम इस चीज से खुश नहीं है। और इसमें सर देखिए, अभी जो समीकरण बने हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को जो है ना, एक बैक स्टेज फंडिंग मिलती है सर एंटी मोदी और एंटी भारत फोर्सेस से। उसका कारण यह है सर कि जो ऑपोजिशन है उसकी जो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी हो गई है, वो खुलकर अगर सामने आ जाते हैं,
तो आंदोलन का जो है जो रेप्यूटेशन होती है वो वैसे ही गिर जाती है। और उसके अलावा थोड़ा सा ये भी एक फैक्टर है कि कम से कम यूजीसी के मामले में तो ये जो ऑपोजिशन वाले हैं, इनको जो थोड़ा बहुत जो दलित वोट बैंक है इनका, वो अपसेट करने का इनको डर रहता है। तीसरा फैक्टर इसमें यह है सर कि मतलब एक बीजेपी के जो वोटर्स हैं उसको एक तरह से टैप करने का इनके पास मौका या अवसर होता है। जैसे मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे स्टूडेंट्स को टैप करना, उसी तरह से स्वर्ण समाज के नाम पे स्वर्ण समाज को टैप करना इन द सेंस कि खुद तो इनको वोट नहीं मिल सकता, लेकिन अपसेट होके कम से कम, एक होता है ना सर कि निराश होके कभी कभी वोटर वोट डालने नहीं जाता, तो उतना ही बहुत है सर इनके लिए। अगर ये इतना भी अचीव कर सके तो मुझे लगता है कि इस रीजन से कभी कभी ऐसे लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट को ये जो ऑपोजिशन वाले और एंटी मोदी फोर्सेस हैं वो बैकस्टेज फंडिंग अवश्य करते हैं सर। लेकिन इस संदर्भ में आवश्यक है सर कि बीजेपी थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सब कुछ ही हेवायर है या बिल्कुल ही गलत है, लेकिन थोड़ा सा सर कई बार समझना चाहिए। जैसे एक इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक जो पर्टिकुलर बात निकल के आई, और वो सर सिर्फ युवा वर्ग के लिए या स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है। आजकल सर ये डिजिटल एज के जमाने में ऐसा ही है सर कि कोई 50 पेज की या 100 पेज की पॉलिसी नहीं पढ़ता सर बैठ के। या अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर जैसे जब ये यूजीसी वाला मैटर गया तो उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, सरकार ने अपना पक्ष रखा कि नहीं रखा, कि चुप रही, अपोज करा, ये सब में कोई नहीं जाता सर। लोग 30 सेकंड की इंस्टाग्राम रील देखते हैं सर। मतलब ज्यादातर सर मैं आपको कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी तरह से अपना डिसीजन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अफेक्ट इस तरह से अवश्य होते हैं सर। क्योंकि डिसीजन तो अगर इस तरह से ले लेते तो जो बंगाल में परिणाम आए वो हमें नहीं दिखते। तो जनता अपनी सहज बुद्धि का भी उपयोग करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक सेंधमारी हो सकती है या वोट बैंक जो छिटक सकता है, उसके लिए बीजेपी को अपनी थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाना चाहिए सर। फॉर एग्जाम्पल की अभी बात हो रही है भाई एक यूजीसी रोल बैक की। सर यूजीसी जो रोल बैक की बात है भाई, यूजीसी अभी इफेक्टिव है ही नहीं। वो स्टे जब वहां पे मांगा गया तो सरकार तो समझ चुकी थी कि भाई हमारे ही सिस्टम में कहीं पे गलती हो चुकी है, इसलिए सरकार ने तो उसे अपोज किया ही नहीं। अब जब वो चीज ऑलरेडी इनफ्रक्चुअस हो गई है तो जानबूझ के उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर निकालना या कुछ ऐसा करना और अपने दलित वोट बैंक को अपसेट करने का रिस्क लेना, ये सब भी तो बातें होती है ना सर। और ऐसा नहीं है कि सर बीजेपी ने इस पे कोई एक्शन ही नहीं लिया है। कई ऑफिसर्स को बदला गया है, सस्पेंड किया गया है, वो जो यूजीसी कमेटी थी उसमें भी एक्शन हुआ है। तो ये सब चीजें हैं सर। और लेकिन कुल मिला के ये है सर कि ये विपक्ष जो है अब अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी तो क्रेडिबिलिटी ऐसी है सर कि इन लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि उससे तो हम मोदी को इलेक्टोरली कभी डिफीट कर नहीं सकते। तो हाँ, एक मास्क जिसे कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट जो है किसी और के नाम पे है या जनता के नाम पे, तो हमें इस तरह के आंदोलन जो है सर वो ज्यादा दिखेंगे आने वाले समय में। आप देखिए कि पिछले कार्यकाल में भी एक जो इनको सफलता मिली एक तरह से, वो किसान आंदोलन की थी। और इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो कम से कम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अगर एक मानक माना जाए तो उनको एक सफलता मिली है। तो मुझे लगता है सर कि ये जो दूसरों के नाम पे प्रोटेस्ट हैं या जनता के इश्यूज पे जो प्रोटेस्ट है, ऑपोजिशन भी इसको पीछे से बैक करके बीजेपी के वोट बैंक को अपसेट करना चाहेगी, ना कि अपने लिए। सर देखिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस देश में ऑपोजिशन की प्रेमाइस ही गलत। आप मोदी को, मतलब बेसिक प्रेमाइस जो होती है ना सर वही गलत है। वो आप मोदी को ऐसे नहीं हरा सकते ये कह के कि मोदी खराब है, मोदी खराब है, मोदी खराब है। लोगों को चाहिए होता है जैसे वहां पे प्रशांत किशोर ने किया, कि आप एक बेटर ऑल्टरनेटिव विजन दो। कि भाई आपने, जैसे सर प्रशांत किशोर ने वहां पे लिटरली अगर देखा जाए तो कम से कम शिक्षा की बात करी, विकास की बात करी, युवाओं के लिए नौकरी की बात करी, और इस तरह की बातें हुई सर। लेकिन इन लोगों का तो सर ये, अगर ये इस पे आ जाते हैं कि अल्लाह तेरा नाम रहेगा, कश्मीर में भारत की सेना ने कब्जा कर रखा है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी तो सबके सामने है सर। इन पे भरोसा करेगा कौन?
अभी भी सर ये वोट चोरी जैसी बातें करते रहते हैं, कौन कौन भरोसा करेगा? ये बताइए, ये जो आपने करणी सेना का जिक्र किया, वहां भी दूसरी जगहों पर भी, दतिया और इधर बांकीपुर में भी एक परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि जैसे यूजीसी बहुत बड़ा मुद्दा है और यूजीसी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी दतिया में और बांकीपुर में चुनाव हार गई। तो यूजीसी के उस बवाल के बाद तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका, वहां भाजपा को प्रचंड प्रचंड जीत मिल चुकी, तो वहां यूजीसी का कोई फर्क क्यों नहीं दिखाई दिया? सर देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि जहां तक यूजीसी का मामला है, जब वो अचानक से मतलब जब वो नोटिफिकेशन सबको उसका आभास हुआ और जब वो पूरा मैटर हुआ था, तो उसके बाद जो सरकार का उस पे ओवरऑल रवैया रहा, और मैं तो आज भी मानता हूं सर कि सरकार ने कदम तो ठीक उठाया, लेकिन उस समय भी सरकार की थोड़ी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बेटर हो सकती थी। और जो सरकार के सपोर्टर्स हैं या मोदी जी के सपोर्टर्स हैं, उनकी भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बेटर हो सकती थी। और मुझे सर देखिए, मुझे कोई अपने लिए कोई पर्सनल पॉपुलैरिटी चाहिए नहीं कि मैं उनके बारे में सच नहीं बोलूं। मतलब सच ये है कि हमारे भी कई मित्र जो हैं, वो सर उनने सारे स्तर पार कर दिए थे। उन्होंने भी ये मतलब एक तरफ हम लोग शत्रुबोध की बात करते हैं, और एक अगर गलती हो गई जिसमें कि मोदी जी की ऐसी कोई इंटेंट नहीं थी, सिस्टमिक एक गलती हुई थी किसी व्यक्ति से, तो ठीक है, आप मतलब मोदी जी पे प्रेशर बना सकते हो कि भाई ये गलती हुई है, इसको ये करो वो करो, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप तो मतलब इस स्तर पे उतर आए। मैंने आपको तो मैं क्या बोलूं सर, आपके दर्शकों ने भी देखा है और हम सब ने देखा है। तो वो गलती और एक कम्युनिकेशन गैप ऑफ कोर्स था, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई जनता का इतना भरोसा हिल गया कि वो मोदी जी को वोट ही नहीं देंगे। दतिया और सर यहाँ की सर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, कास्ट डायनामिक्स होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, जैसे बांकीपुर में सर स्वर्ण बहुल क्षेत्र है वो भी, और उसमें सर कायस्थ जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा वो है वोटिंग सेगमेंट। तो वहां पे सर आप देखिए कि कायस्थ की तो पहचान ही ये होती है कि थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, उनको हम एमएनसीज में, बिजनेस सेक्टर में, आईएएस आईपीएस की नौकरी में, ऐसी जगहों पे देखते हैं। अब उनके सामने सर आप अपना कैंडिडेट ऐसा खड़ा कर दोगे जो अपना नॉमिनेशन पत्र ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब संघर्ष ही नहीं कर रहा, वो विकास की बात कर रहा है, वो नौकरी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं इस कॉन्स्टिट्युएंसी पे फोकस करूंगा और इसको ऐसा बनाऊंगा कि दूसरों पर भी प्रेशर आए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसीज को इंप्रूव करें। मतलब बेटर, एक अच्छा एमएलए बन के दिखाऊंगा। तो सर कौन नहीं, मतलब चॉइस तो बहुत क्लियर हो गई। तो बीजेपी की अगर कोई लोकलाइज्ड गलती हो गई और वहां पे जनता अगर कोई मैसेज देना चाह रही थी पर्टिकुलर जगह पे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पूरे देश में यूजीसी को लेके मतलब बीजेपी के अगेंस्ट कोई आक्रोश है। और सर ये इसी तरह का आप देखेंगे सर कि कम्युनिकेशन और ये सब होता है सर 2024 में भी अगर आप देखो, तो ये जो सर यूजीसी का अल्टीमेटली देखिए क्यों हुआ। यूजीसी ने एक टूल इसलिए पकड़ी कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सर रिजर्वेशन को लेके लोगों के मन में संशय रहता है, उस पर लोग डिवाइडेड रहते हैं कि भाई रिजर्वेशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, ये सब लोग डिस्कस लगातार जो है सामान्य वर्ग वाले भी करते रहते हैं। और उसके ऊपर से सर जब यूजीसी को लेके अगर कोई संशय बन जाए तो लोग थोड़ा और एग्रीवेट हो जाते हैं। और उसी साइड से सर उसी तरह का जो है सर दूसरी साइड भी चलता है, और कभी कभी कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल सर 2024 में जो हमने यूपी में देखा, लोग कहते हैं कि उसकी वजह से एकदम मतलब बीजेपी 240 पे आ गई और ये हो गया। और सर बगल में ही तो मध्य प्रदेश भी था ना सर, वहां तो 29 की 29 सीट जीत गए, कैसे जीते? तो कहीं ना कहीं सर ये होता है कि लोकलाइज्ड इश्यूज जो होती हैं वो कभी कभी
टूल पकड़ लेती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कम्युनिकेशन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या पूरे एक जगह पे अगर कोई इशू ने अगर डैमेज कर दिया तो वो पूरे देश का मुद्दा है, या पूरे देश में मतलब बीजेपी को कोई धरातल पे लाके पटक देगी। बिल्कुल सही है, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर के इतने लंबे लंबे इंटरव्यूज अलग अलग चैनलों पर शुरू हो गए हैं। तो प्रशांत किशोर को जैसे उन्होंने बहुत बड़ा किला जो है वो जीत लिया है, और अब वो बिहार के नए हीरो बनकर के उभरे हैं कुछ इस अंदाज में। उपचुनाव में ऊंच नीच हार जीत होती रहती है। हालांकि एक परसेप्शन ये है कि जिसकी सरकार होती है, आमतौर पर उपचुनाव उसी का होता है, उसी के कैंडिडेट जीतते हैं। लेकिन कई बार कुछ स्थानीय कारण होते हैं, कुछ भीतरघात भी होती है, कुछ दूसरी वजहें भी होती हैं। और यहाँ तो बांकीपुर में तो कम वोट टर्नआउट होना केवल 34 साढ़े 34%, तो ये भी एक बड़ी वजह रही है। लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार वहां से चुने गए, और चूंकि अब वो राज्यसभा में आ गए तो उनके द्वारा सीट खाली की गई थी। वहां मतदाताओं में इस हद तक हताशा, निराशा और विमुखता के केवल 34% टर्नआउट। सर देखिए, दो बातें हैं। एक तो प्रशांत किशोर वाली, देखिए सर, जो आप इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं, एक ये देखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जो है ये मीडिया स्वीट हार्ट है सर। और ये कैसे बने, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि 2014 में, क्योंकि ये एक नाम थे जो मोदी जी के कैंपेन से जुड़े हुए थे, जबकि हजारों प्रशांत किशोर मोदी जी के कैंपेन से जुड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गए तो एक इनको ऐसा दिखाया गया कि एज इफ ही वाज द मेन ब्रेन बिहाइंड मोदी जी कैंपेन, और उनने मोदी जी को मोदी जी बना दिया। तो अच्छा, उसके बाद भी सर क्या हुआ कि कुछ चुनावों में जहां ये चल गए, फॉर एग्जाम्पल जो सर वो महागठबंधन का अलायंस बिहार में हुआ था, जहां पे नीतीश जी और आपके लालू जी और ये सब साथ में, कांग्रेस साथ में मिलके लड़े थे, तो सर वो तो आप देखेंगे कि अगर वो तीन एक साथ हो जाएंगे तो वहां पे अगर जिस तरह के कास्ट डायनामिक्स हैं, कोई बहुत बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं थी। और उस समय मोदी जी को भी सत्ता में आए हुए करीब 1 वर्ष ही हुआ था, 2015 की ये बात है। लेकिन प्रशांत किशोर सर, अच्छा, प्लस बंगाल में टीएमसी इतनी स्ट्रांग थी, तो एक बार ममता जी के साथ जब ये काम कर रहे थे तो वहां जीत गए। तो ऐसा बना दिया सर प्रशांत किशोर की इमेज जैसे कि असली चाणक्य और ब्रेन बिहाइंड इंडियन पॉलिटिक्स तो यही है सर। और उसके बाद सर ये जरूर है कि हाँ, एक एम्बिशियस व्यक्ति हैं, उन्होंने सोचा कि एक पॉलिटिकल स्पेस वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्होंने सर बिहार में मानता हूं कि जगह सही चुनी सर। इसलिए सही चुनी कि एक तो वो लोकल हैं सर वहां के, अच्छा, मेहनत और संघर्ष करने की क्षमता है, एंड आई एम श्योर सर, जो एंटी बीजेपी ऑल्टरनेटिव फ्रंट एक जो खोलना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, कोई इनके जैसे व्यक्ति जो इतनी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे, अपने लिए फंडिंग एक्यूमुलेट करना भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो उसके बाद सर वहां पे आप बिहार में ये कह सकते हो, मैं ये तो कतई नहीं मान रहा कि ये कोई बीजेपी को रिप्लेस करने की पोजीशन में आ गए हैं, लेकिन हाँ, मुझे लगता है सर कि लंबे समय से लोग आरजेडी का एक विकल्प, विपक्ष का विकल्प वहां पे अवश्य देख रहे हैं, और अगर ये इसी तरह मेहनत और संघर्ष करेंगे तो अपने लिए ऑपोजिशन में जल्दी ही एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। अब सर, जहां तक ये जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट की बात कर रहे थे सर, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोले थे कि नरेंद्र मोदी इज द बॉस, और वो तो उस वो देखिए सर, वो कितना वो वीडियो चलता है आज तक, मतलब उस वो उन्होंने एक्चुअली तब बोला था जब मोदी जी इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, इस वाली ट्रिप से पहले, तो लगभग मेरे ख्याल से 4 1 वर्ष या 5 वर्ष हो चुके हैं सर जब वो उनने बोला था, लेकिन आज तक वो रील चलती है। लेकिन सर, जब नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था
कि नितिन नवीन इज माय बॉस, ये मेरे बॉस हैं। लेकिन सर देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिस पे भरोसा किया जा सकता है और कुछ बातें ऐसी होती है जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी नितिन नवीन जी यंग है सर, और अच्छा है कि एक युवा नेतृत्व तैयार किया जा रहा है पार्टी में, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है सर कि वो बॉस है और या फिर उनका वो रुतबा है। मैं तो मानता ही नहीं सर कि कोई मतलब अ, नितिन नवीन जी की सीट पे वो या नितिन नवीन जी का इतना बड़ा स्टेचर है कि उनके नाम पे बस लोग जिता दे। मैं तो नहीं मानता सर, कम से कम व्यक्तिगत रूप से। हाँ, उस सीट पे कास्ट डायनामिक्स और जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड था उस पे बीजेपी को जीतना चाहिए था सर। ऐसी भी कई चीजें, और आप देखिए अल्टीमेटली उपचुनाव है सर, ये जनता के पास एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अगर हमें कोई नाराजगी है तो इससे कोई सरकार पे तो असर पड़ने नहीं वाला, या ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एक मैसेज तो दें। अगर तुम बेकार सा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो, हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो एक मैसेजिंग कर देंगे। मैं उपचुनावों में सर इससे बड़ा क्या हो सकता है कि 2018 में गोरखपुर में बीजेपी हार गई थी सर। तो मैं तो काफी श्योर हूं सर कि ये एक लोकलाइज्ड इलेक्शन में और एक उपचुनाव में, जिससे ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में कोई फर्क नहीं पड़ता था, जनता ने एक मैसेज दिया है। और नितिन नवीन जी को भी सर इसलिए थोड़ी वहां पे लाया हुआ है कि उनके नाम पे उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में कोई चुनाव जीत जाए। मुझे लगता है कि देखिए सर, बीजेपी में एक अच्छी बात यह है कि बीजेपी बहुत आगे का सोचती है सर। ऐसा नहीं है कि मतलब मोदी जी के रिटायर होने के बाद बीजेपी युवाओं का सोचेगी, तो फिर तो सर वो बीच का गैप कौन फिल करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नितिन नवीन जी को अभी इस समय यहाँ पे लाया गया है, या ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि जब तक मोदी जी और ये सब अमित शाह जी लोग एक सीनियर्स बनते जाएं तो नीचे एक नेतृत्व तैयार होने लगे। तो सर ये तो इसलिए है। और लेकिन सर मैंने एक चीज नोटिस करी जो मुझे लगता है बीजेपी को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। ये जो सर शहजाद पूनावाला का सेपरेशन हुआ है सर बीजेपी से, मुझे थोड़ा सा सर खराब लगा, क्योंकि मेरी जितनी भी सहज बुद्धि है, ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर स्पीकर्स, चाहे हिंदी के चैनल्स हों चाहे इंग्लिश के चैनल्स हों। अच्छा उन्होंने अपने लिए बनाया था सर, और अच्छा काम करते हैं, समर्पित कार्यकर्ता और स्पोक्स पर्सन कहूंगा मैं तो ये जो नितिन नवीन जी की भी जो सर, ये जो मतलब आप युवा अध्यक्ष ही तो बनाए गए हो ना, युवाओं के लिए ही तो ये स्टेप उठाया गया था ना। तो ये जो बीजेपी में जो सर नए जो टीम्स फॉर्म हुए, उसमें शहजाद पूनावाला को मतलब अब 5-7 साल हो गए सर, और अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में तो देखा जाए तो 15 साल उनको हो चुके। तो अगर ऐसे लोगों को स्पेस नहीं मिलेगी तो सर कभी कभी कार्डर में भी मतलब हर कोई सर, लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी का धैर्य देखो, ये देखो मोदी जी ने कितने साल स्ट्रगल किया तब मिला, ये करा। लेकिन हर किसी में इतना धैर्य, और हर कोई मोदी नहीं हो सकता सर। सर आप म्यूट पे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और ये जो हम देख रहे हैं कि संसद चलने नहीं दी जा रही है, संसद के बाहर रोजाना बड़े बड़े बैनर लेकर के किसी दिन लिखा होता है कि अमित शाह संसद से कहाँ गायब हैं, कभी कोई और स्लोगन कभी कोई और स्लोगन। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी का हंगामा। ये सब डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी से, सर क्योंकि आज अखिलेश जी भी पहुंच गए, बाय द वे आपको बता दूं, अखिलेश जी भी वो जहाँ पे वो स्किट चल रही है ना सर, वो जहाँ पे उन्होंने वो दान पात्र लगा रखा है, वहां अखिलेश जी ने भी जाके वहां पे दान किया है, और एक टॉन्टिंग कमेंट भी दिया है कि इस दान पात्र के नीचे सुरंग है जहां से भाजपा सारे पैसे गायब कर लेती है। तो ये सब तमाशा इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की छवि किसी तरीके से प्रभावित की जाए। बीजेपी को लीड भले ही नितिन नवीन कर रहे हों, या रणनीतिकार के तौर पर भले ही अमित शाह हों, लेकिन सब जानते हैं कि जितने राज्यों में सरकारें बनती जा रही हैं, मेन चेहरा वहां नरेंद्र मोदी ही हैं। बंगाल जैसे स्टेट में अल्टीमेटली बीजेपी की सरकार बनी, और प्रचंड बहुमत से। जहां जहां सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत से, और ये सब हारते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की भी
जो हताशा की पराकाष्ठा है कि सड़क पर बैठ गए जाकर के, ये केवल इसलिए कि पंजाब में जब नरेंद्र मोदी जाएं तो इनके पास कुछ कहने को रहे उनके खिलाफ, तो एक पेशबंदी हो रही है। सर देखिए, ये तो है ही कि बीजेपी अपने जो इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव्स है वो तो अचीव करती ही जा रही है, लेकिन ये जो संसद में जिस तरह से तमाशा करके हर 6-7 दिन, मतलब पिछले 20 दिन से सर, जिस तरह से कोशिश करी जा रही है कि भाई सत्र नहीं चल सके, ये हो वो हो, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, यहाँ तो बड़ा क्लियर है सर कि ये दोनों समझते हैं कि ये नरेंद्र मोदी को ना तो इलेक्टोरली रोक सकते हैं, और नरेंद्र मोदी ने जब ठान ली कि मुझे ये बिल पास कराना है, तो वो अमित शाह जी को उसको डेलीगेट करके वो बिल भी पास करा लेंगे सर। और अमित शाह जी उसी पे फोकस कर रहे हैं सर, वो हर दिन पार्लियामेंट में ही हैं, और शाम को लेट रात तक, किसी दिन 8 बजे तो किसी दिन 12 बजे तक बैठते हैं इनके। वो सर, एक बार मोदी जी ने संसद के पटल से कोई शेर कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अभी वो बांसुरी स्वराज ने भी जो है उसको दोहराया था कि तुम्हारे पैरों के नीचे जो जमीन है, तुम सोच रहे हो कि जमीन है, लेकिन वो कुछ इस टाइप का था, आपको अगर याद हो। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, हैरान हैं कि तुमको यकीन नहीं। बिल्कुल सर। तो अभी जब आप देखेंगे कि सर, जब ये FCRA बिल आएगा, एंड बहुत बड़ी ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि डिलिमिटेशन बिल भी आ सकता है, तो वो एहसास हो जाएगा सर उस समय। जैसे बंगाल के इलेक्शन के समय जब उसके परिणाम आए तब एहसास हुआ ममता जी को, तो उसी तरह से सर ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और उनके साथ में सर जो खूब सारी एंटी नेशनल फोर्सेस लगी हुई हैं इन चीजों को रोकने के लिए, उनको भी आभास हो जाएगा सर। देखिए सर, ये जो देश में जो इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद और ये सब टाइप की चीजें हैं, इसको तो बहुत अच्छे से, और इनफैक्ट जो क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं उनको तो अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से हैंडल कर ही लिया है। लेकिन ये जो मुद्दा है ना सर, FCRA एक्ट का, ये कितना बड़ा है, ये जब पास होगी उसके बाद लोगों को मुझे लगता है कि धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि ये जो एक इनका बड़ा सर सटल तरीके से एंटी नेशनल, एंटी इंडिया एजेंडा चलता है सर। ऐसा दिखता नहीं है, साउंड नहीं करता है कि ये कितने एंटी इंडिया हैं, ये कैसे भारत को तोड़ना चाहते हैं, कैसे यहाँ पे धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, कैसे सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे एक्सपैंड करना चाहते हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ये यहाँ पे यूज करते हैं, कैसी फेमस पर्सनालिटीज को इंडिया में उसको जोड़ के और धीरे धीरे और लंबे समय से सर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। ये नहीं कि एक दिन दंगा कर दिया और किसी का इस्तीफा मांग लिया, वो काम कर रहे हैं सर 30 साल से, 20 साल से इस तरह से। और उनका जो ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करने का भी वो लॉन्ग टर्म अगले 20-25 साल में है। तो ये जब FCRA एक्ट पास होगा सर, जो कि इनकी फंडिंग का वन ऑफ द मेन सोर्सेज रहता है, वो उसको जब इतनी गहरी चोट लगेगी कि ऑलमोस्ट बैक टू स्क्वायर वन टाइप पे आ जाएंगे ये लोग, तो हमें दिखाई देगा सर कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है भारत की सरकार के लिए। एकलव्य, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को साझा करें, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर।